छोटा सा टॉपिक है ये। इसके हिसाब से कुछ एजम्पशन है। पहली बात तो ये है कि ये दिया गया था आइडियल गैस के लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। किसी कंटेनर में हमने ऐसा मान ली। तो कुछ एजम्पशन ये है जो अपन को ध्यान रखना, वो ये है कि किसी कंटेनर के अंदर जो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया गया है वो कौन से गैस के लिए दिया गया है? आइडियल गैस के लिए। मतलब गैस ऐसा होना चाहिए जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत मिनिमम हो, या यूं समझे कि नहीं हो। ठीक है, दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो। दूसरी बात ये है कि जितने भी गैस या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सब का साइज ऑलमोस्ट सेम हो, सिमिलर हो, मतलब एग्जैक्टली सेम हो तो ज़्यादा अच्छा है ऐसा। तीसरी बात ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो सब स्फेरिकल शेप का है, ऐसा कंसीडर करना है। फिर बातें ऐसा है कि जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी किसी भी डायरेक्शंस में उसके अंदर मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करता हो सकता है कि किसी गैसियस मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलिजन करेगा या फिर कंटेनर के वॉल के साथ कोलिजन करेगा। तो जितने भी कोलिजन्स हैं सब के सब इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऐसा है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं जो कोलिजन कर रहा है, कोलिजन में किसी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। इस सभी प्रोसेस में जो एक्चुअल मॉलिक्यूल गैस का है उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत कम है, लगभग नेग्लिजिबल है ऐसा। मतलब यूँ समझिए कि खाली खाली होना चाहिए। वैसे गैस का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर पे डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम कंटेनर का होता है वही वॉल्यूम गैस का अपन कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल वॉल्यूम डिफरेंट है। तीसरी बातें मतलब नेक्स्ट बातें ऐसा है कि इसके अंदर जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स हैं उस सभी के बीच में जैसे कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है इसका मतलब ये है कि आपको ये कंसिडर करना है कि इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी जब भी बोला जाएगा उसका मतलब कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो इसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, दोनों सेम होगा, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेगा, जितने डायरेक्शंस में मूव करता है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे भी इसके एनर्जी का लेना देना है। अब वो 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस पे। ठीक है, तो ये सब इसके एजम्पशंस हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होंगे, तो प्रेशर जनरेट क्यों होंगे? तो प्रेशर जनरेट होते हैं ड्यू टू कोलिजन, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल वॉल के कंटेनर पे जाके टकराता है। टकराने की वजह से न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स को मतलब रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से उस वॉल के ऊपर, उस कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। तो वो जो कोलिजन्स है वॉल के साथ, वही जो है मेन कॉज है यहाँ गैस के प्रेशर का, जो कि कंटेनर के ऊपर लगने वाला है। बराबर है? तो 1-2-4 पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ऊपर में लिख देंगे कंसीडर, मतलब हम लोग या फिर एजम्पशन, ऊपर में लिख देंगे एजम्पशन। पहला पॉइंट, गैस मस्ट बी आइडियल और परफेक्ट। आइडियल और परफेक्ट। दूसरा पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of gas is negligible. So potential energy 0. Hence internal energy equal to kinetic energy of gaseous molecules.
या इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट, ऑल द मॉलिक्यूल्स have similar, small in size, small in size, spherical, 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 having real volume, having real volume, negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रियल वॉल्यूम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल्स कोलाइड with other molecules or wall, and all collision must be elastic, and all collision must be elastic, all collision must be elastic in nature. Next point, internal energy depends on temperature only. ठीक है। अगला पॉइंट, प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अच्छा, कोई भी ऐसा सवाल कभी आएगा कि कोई भी रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है, किस कंडीशन में? तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक है, वो भी लिख डालेंगे यहाँ पर। रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, तो कुछ कोलिजन तुरंत हो जाते हैं, कुछ कोलिजन के बीच में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी और कोलिजन के बीच में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब टाइम अलग अलग होते हैं मल्टीपल कोलिजन के बीच में, और उस सभी टाइम का जो एवरेज वैल्यू होगा उसे कहते हैं मीन टाइम। ठीक है, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम उसे कहते हैं मीन टाइम। और दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रेवल होता है, मतलब ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल्स है तो हो सकता है कि ये इस वॉल से टकराया तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक कोलिजन यही होगा, दूसरा कोलिजन पीछे वाले वॉल से हुआ तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर अगले वाल इस वॉल से हुआ तो फिर डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट हो गया, मतलब हर कोलिजन में अलग अलग डिस्टेंस होंगे। उस डिस्टेंस का जो एवरेज वैल्यू होता है उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे कहते हैं मीन फ्री टाइम, और उसका जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ कोलिजन होता है तो कहते हैं मीन फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन टर्म ध्यान रखेंगे, तो उसे लिख लेंगे ऐसा पॉइंट बना करके। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n डी स्क्वायर, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और d का मतलब है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डी का मतलब है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो
अगर लैम्डा की बात करेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया, और डायमीटर और रेडियस की बात भी रिलेशन अगर पूछेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जैसा डायमीटर इक्वल टू 2r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं, वो है पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो एन है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे हम एन डैश फिलहाल रख देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर रिप्लेस करें तो ये देखो बी से इसे डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा पी, इधर ये एन डैश, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर कह सकते हैं, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू आर इनटू टी बाय वी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला टर्म हो गया स्मॉल एन, इसको मैं एन से डिनोट करता हूँ, ये गड़बड़ हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा। P इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी बाय वी। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा स्मॉल एन, जो कि यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू, इसे हम R अपॉन एन ए लिख देते हैं, एवोगाड्रो नंबर इंटू एन इंटू टी। इसकी अगर बात करेंगे, तो ये हो जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो P इक्वल टू K इंटू एन इंटू टी। तो अगर इसको रिप्लेस करना है अपन को तो क्या हो जाएगा, ये P बाय के टी। अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो यही रिलेशंस, n के जगह पे P बाई के टी, तो के टी ऊपर चला जाएगा, के टी बाय √2 पाई पी डी स्क्वायर। तो आपको ये रिलेशंस भी ध्यान रखना है कि ये मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के कैसा रिलेशंस में होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के साथ कैसा रिलेशंस होता है, प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन होता है, और डायमीटर के साथ कैसा रिलेशंस होता है। ठीक है, ये पूरी बातें नीचे लिख डालेंगे। हो गया, लिख लिए। ये रिलेशंस एक बार नीट में आया हुआ है, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे आप। अब नीट में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आया था, अब अगर आएगा तो हो सकता है कि ये रिलेशंस पूछ ले, रेडियस का रिलेशन पूछ ले, टेम्परेचर का रिलेशन पूछ ले, प्रेशर का रिलेशन पूछ ले, ये सब कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम या मीन लाइफ। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन लाइफ। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन लाइफ, इज कॉल्ड मीन लाइफ। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इज कॉल्ड, या फिर एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, ऐसा एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इज कॉल्ड मीन फ्रीक्वेंसी। एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इज कॉल्ड मीन फ्रीक्वेंसी। अब इसके डेरिवेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए वो 3 डायरेक्शंस में ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसे Vx कहते हैं, इसमें जो है उसे Vy कहते हैं, इसमें जो है उसे Vz कहते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस है। तो यहाँ पर एक होता है RMS स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशंस में नहीं कराता, सीधा सीधा लिखता हूँ। तो डेरिवेशंस वैसे आता कैसे है, आता ऐसे है कि जब जैसे मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स इधर जाके टकराया, तो इधर जाके जब टकराया तो कंटेनर के वॉल से जब टकराते हैं तो फिर वापस उसी वेलोसिटी से, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वॉल के रिस्पेक्ट में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है बहुत छोटा है, तो कोलिजन का प्रॉपर्टी जैसा होता है कि जो गया और वॉल से टकराया, और वॉल अगर मतलब सामने वाला चीज़ें बहुत हैवी है तो सेम स्पीड से वापस आता है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी,
मतलब चेंज इन मोमेंटम, उसी को टाइम से डिवाइड करेंगे, फिर टाइम सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तो ये सब कंसेप्ट लगाएंगे तो उससे फोर्स आ जाएगा, और फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा करने से, सब कुछ करने से जो फाइनल रिलेशन आता है जो अपन को ध्यान रखना है वो ये है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इंटू VRMS का स्क्वायर बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला जो है फाइनल डेरिवेशन करने के बाद आता है। ये P का मतलब प्रेशर, जो M है इसका मतलब हुआ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब N इंटू एम मतलब टोटल मास ऑफ गैस भी हो गया। मतलब अगर ये N इंटू एम को हटा करके हम यहाँ पर मास ऑफ गैस लिख दें तो वो भी काम हो जाएगा, कंटेनर के अंदर जितना गैस है उसका मास इंटू VRMS स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो ये एक रिलेशन जो अपन को ध्यान रखना है। फिर इसी से ये देखिए, ये 3 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, V आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3PV बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू M इंटू VRMS का स्क्वायर। तो जो VRMS की अगर बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट आने वाला है, √3PV बाय यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कंटेनर के अंदर हमने 1 मोल गैस रखे, तो 1 मोल गैस रखे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा, और ये 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, तो ये टोटल मिलाकर के मोलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मोलर मास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो फाइनल फॉर्मूला VRMS का आता है जो अपन को ध्यान रखना है वो √3PV बाय मोलर मास। अब PV इक्वल टू क्या होता है, nRT बराबर। तो PV इक्वल टू nRT, तो n के जगह पे मतलब 1 रख दिए, नंबर ऑफ मोल्स के जगह 1, तो PV को रिप्लेस किससे कर देंगे, RT से। तो यही फॉर्मूला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √3RT बाय m। अब इस कैलकुलेशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है √3RT बाय m, जिसमें से आपको ध्यान रखना है R मतलब गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 8.314 लेना है। जूल के टर्म में 8.314 होता है, R का वैल्यू ATM के टर्म में यूनिट रहेगा तो 0.0821 रहेगा, और कैलोरी के टर्म में यूनिट रहेगा तो 2 रखना है बराबर। T का मतलब टेम्परेचर जो कि केल्विन में रखना है, बस ये M जो है उसे kg में रखना है। M किस में रखना है, kg में। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ जो मास रखना है वो kg में रखना है, इसको kg के टर्म में रखना है, यूनिट जो है वो kg होना चाहिए, किलोग्राम के टर्म में रखना है। T को केल्विन में, और R की वैल्यू 8.314, या इसी को आप लोग यूज करते होंगे 25/3 करके बराबर, ऐसा रखना है। अब ये √3RT बाय m हुआ। ये VRMS से ही एक टर्म और होता है जो आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी अगर कभी सवाल में आ जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS हो तो टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन पूछ सकता है, बोले टेम्परेचर डबल कर दिए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, मोलर मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इसी को अगर हम डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे तो जैसे इस V से जाकर के नीचे लेकर के जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3P बाय नीचे में मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो यही फॉर्मूला जो है डेंसिटी के टर्म में भी आ सकता है, √3P बाय, देखो V नीचे लेंगे तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं, डेंसिटी। ये D का रो लिख देता हूँ, रो का मतलब डेंसिटी। तो ये अपन को ध्यान रखना है VRMS के टर्म में। तो नीचे आप लिख डालेंगे RMS स्पीड, ऐसा टॉपिक डाल देंगे, RMS स्पीड या RMS वेलोसिटी ऑफ गैस, ऐसा उसके नीचे ये सब बातें। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसी फॉर्मूला को, ये जो R है जो कि गैस कांस्टेंट है, उसके जगह बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि R मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ पर N इंटू K, तो या तो यहाँ पर कैपिटल M यूज करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर इंटू KT हो जाएगा, या फिर वो N से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ 1 मोल बाय एवोगाड्रो नंबर
इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मतलब इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3NaKT/M, और इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इससे जब इधर जाके डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 3kT/m। ठीक है, तो ये जो स्मॉल m हुआ वो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, स्मॉल m मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल है। तो इसलिए इस टर्म में भी यूज कर सकता है, इस टर्म में भी यूज कर सकता है। हो गया। जिस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी गैसियस मॉलिक्यूल्स का आरएमएस स्पीड से कम हो, ठीक है, जिस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी आरएमएस स्पीड से कम हो तो उस प्लैनेट में एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। जिस प्लैनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो आरएमएस स्पीड से ज़्यादा है तो उस प्लैनेट पे ही एटमॉस्फेयर रहता है। तो अर्थ पे इसीलिए जो है मतलब एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एस्केप वेलोसिटी है। तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर उसके पास स्पीड ही नहीं है, इसीलिए गैस एस्केप नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आरएमएस स्पीड की वैल्यू ज़्यादा हो गई और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू प्लैनेट के हिसाब से कम हो गई, तो एस्केप वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब कम जो आरएमएस स्पीड है उससे कम स्पीड में ही कोई भी चीज़ वहाँ से एस्केप कर जाएगा। तो जो गैसियस है, गैसियस पार्टिकल, उसका आरएमएस स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब वो है कि उस प्लैनेट पे रह ही नहीं सकता, वो वहाँ से एस्केप कर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी जिस किसी प्लैनेट पे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर कब रहेगा, तब रहेगा जब आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से क्या हो, कम हो। अगर आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गया तो फिर एटमॉस्फेयर नहीं रह सकता है। तो ये भी आप इनडायरेक्टली इसमें ध्यान रखेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लिख लिए थे, रिलेट कर दिए थे आप इससे। अब आरएमएस स्पीड का मतलब क्या होता है? आरएमएस स्पीड का मतलब अगर बात करेंगे तो Vrms का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोगों ने अभी उसमें पढ़े थे करंट में, एसी में, तो उसमें एसी में पढ़े थे कि जो आरएमएस जो टर्म होता है उसका मतलब रूट लगाते हैं, स्क्वायर का मीन निकालते हैं। तो वैसा ही है, रूट लगाना है और मीन निकालना है, किसका? स्क्वायर का। लेकिन ये किसकी बात है? वेलोसिटी की बात है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू vn स्क्वायर बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन। अब उसमें रूट लगा देंगे तो ये मतलब हुआ जो है आरएमएस का। तो नीचे ये आरएमएस स्पीड को इसके भी इक्वल कर देंगे उसी लाइन में, कंटिन्यूएशन में। हो गया, लिख लिए। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैंने पहले बताया था कि आपको इंटरनल एनर्जी क्या मानना है? जीरो। क्या मानना है? नहीं, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना है। क्या मानना है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जो है जीरो मानना है। क्यों मानना है? इसके पीछे का कारण अगर आपसे पूछेगा ऑप्शन में तो क्या बताएंगे? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और अगर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इट मीन्स ये हुआ कि वहां पर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए ही डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता, तो वो वैल्यू जीरो हो गई। अब जो इंटरनल एनर्जी है यू, जिसे कि आप इंटरनल एनर्जी यहाँ पर यूज करते हैं, इंटरनल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 kT या फिर F/2 RT। F/2 kT कब यूज होगा और F/2 RT कब यूज होगा? इसमें मैं इक्वल टू का साइन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा कर दिया, मतलब आप ध्यान रखना, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। ये तब यूज होगा जब बोला जाएगा वन मोल के बारे में, सॉरी 1 मॉलिक्यूल के बारे में। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ
1 मॉलिक्यूल, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो जब मोल के टर्म में बात करेगा तो R यूज करना है, और मॉलिक्यूल के टर्म में बात करेगा तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट यूज करना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जब तक की डिग्री ऑफ मतलब वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है या फिर डायटोमिक पॉलीएटोमिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल अगर कंसीडर करना पड़े तो इसका मतलब हो जाएगा इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 kT, और इसके लिए जो है 3/2 RT। तो यहां पर 3 कहां से आया, 3 आया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप लिख डालेंगे काइनेटिक एनर्जी, और ये भी इसी से निकला होगा। यहां से देखो ध्यान से, ये कुल मिलाकर के मास है, तो मास इंटू VRMS का स्क्वायर, ये 3 और P इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 3PV इक्वल टू मास इंटू VRMS का स्क्वायर। इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये 3/2 PV, PV मतलब RT 1 मोल के लिए। इसी को F/2 PV भी लिख सकते हैं। हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, DOD होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी मॉलिक्यूल्स कितने डायरेक्शंस में फ्रीली मूव कर सकता है उसी को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें 3-4 कंडीशंस होते हैं, एक कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर एक होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर एक होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर एक हो जाएगा टोटल। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ तभी कंसीडर किया जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब सवालों में लिखा रहे हाई टेम्परेचर या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर पे, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया हो, गिवन हो 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन ऐसा टाइप का डेटा दिया हो, तो अपन को समझना है कि यहाँ पर वाइब्रेशन कंसीडर करना। जब तक कि ऐसा बातें क्लियर स्पष्ट रूप में ना हो तब तक हम लोग वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट ही करते हैं, नजरअंदाज ही करते हैं। तो वाइब्रेशंस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। कितने प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं, 2 प्रकार के, एक लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, दूसरा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो इसी हिसाब से जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमेशा जब भी कंसीडर करने हो, कितने कंसीडर करने, 2 कंसीडर करने। कितने कंसीडर करने, 2। लेकिन कब कंसीडर करने हैं, जब टेम्परेचर हाई हो। अदरवाइज टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन ना हो या फिर ये भी नहीं दिया हो कि हाई है कि लो है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो, तो हम लोग वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो वाइब्रेशंस हमेशा 2 ही कंसीडर क्यों करेंगे, 3 कंसीडर नहीं करेंगे, 2 ही क्यों करेंगे, क्योंकि 2 प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल मोशंस और दूसरा ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, ठीक है। ऑसिलेशंस का एक पार्ट हुआ, समझो। अब यहां पर टाइप में पहला आ जाएगा, मान लीजिए मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक का मतलब ऐसा गैस जो मतलब इनर्ट गैस को मिलाकर, जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करेंगे तो हीलियम, नियन, ठीक है, आर्गन, ये सब गैस। तो ये सब हुआ मोनो एटॉमिक गैस, जिसमें एक ही एटम मतलब इंडिविजुअल नेसेंट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता हो। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कोई भी जो मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस मतलब एक ही एटम, एक एटम का मतलब एक जो है स्फीयर। अब एक स्फेरिकल बॉल है, वो ट्रांसलेशनल मोशन कितने डायरेक्शन में कर सकता है, तो टोटल जो है 64 जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशंस, जिसमें से अभी हमको 3 पता है। कितना पता है, 3 पता है, तो हम लोग 3 की ही बात करते हैं। तो जो 3 जो है मतलब जो डायरेक्शंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने डायरेक्शंस में ट्रांसलेट कर सकता है, या तो वो एक्स में जा सकता है, या वाई में जा सकता है, या फिर
जेड में जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो फिर वो एक एक्सिस हुआ, जिधर गया एक डायरेक्शन को एक एक्सिस मान लेंगे, फिर दूसरा उस पे परपेंडिकुलर और तीसरा उन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो 3 प्रकार के ही ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ का नंबर हमेशा क्या रहने वाला है 3। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक जो बॉल है, अब मैंने पहले बताया था केटीजी में अजम्पशन करे थे अपन ने कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उसका जो साइज है बहुत छोटा है। बहुत छोटा कहने का मतलब आप उसे एक पॉइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसे? पॉइंट। अब रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां क्रिएट होगा उसी की बात हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो रोटेशन, अब 3 एक्सिस है यहाँ पर, तो ये जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो किसके किसके अबाउट रोटेट कर बताओ तो? मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंसिडर करेंगे, 3 या 2 मोनोएटॉमिक गैस के लिए? 3 कंसिडर कितना करेंगे? नहीं बोल 2। जैसे एक्स पे है तो वाई और देखो कैसे बोल रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। और अगर कोई चीज एक पॉइंट हो गया तो पॉइंट का रेडियस नेग्लिजिबल, 0। कोई भी एक पॉइंट है तो उसका रेडियस 0। तो रेडियस अगर 0 हो गया तो ये 0 का स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो रोटेशन का जो है सवाल नहीं आएगा। तो इसीलिए जब मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज नहीं होता है, मतलब 0 होता है। ठीक है। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो ये ओनली एट हाई टेम्परेचर, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही इसे यूज करना है, अदरवाइज इसे कंसीडर ही नहीं करना है। और कंसीडर करेंगे भी तो कितने कंसीडर करेंगे? 2। तो जो टोटल हो जाएगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 3 या फिर 5 कम हाई टेम्परेचर पे, और नॉर्मल सिचुएशंस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। कौन से गैस का? मोनोएटॉमिक गैस का। अब इसी में दूसरा आता है डायएटॉमिक। डायएटॉमिक जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस, ठीक है, ये सब डायएटॉमिक गैस हुआ। तो डायएटॉमिक मतलब 2 एटम हो गए, तो 2 एटम मतलब एक ये पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया जो कि एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये एक बॉल, ये दूसरा बॉल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मान लो कि ये है एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा एटम, दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। अब ये ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये वाला डायरेक्शन वाई एक्सिस है, ये वाला डायरेक्शन जेड एक्सिस है। तो इसका मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है कि ये एक्स के अलोंग चला जाए, बराबर, हो सकता है ये वाई के अलोंग चला जाए, या हो सकता है ये जेड के अलोंग चला जाए। तो इसलिए ट्रांसलेशनल जो मोशन होगा वो कितने होंगे? 3। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी 3 ही होंगे। अब रोटेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसका खुद का अपने ही सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, इसका भी खुद का अपने ही सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। लेकिन अब इस दोनों के बीच में एक रॉड जैसा आप कंसिडर कर लो, एक बॉन्ड कंसिडर कर लो। अब यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मान लीजिए ये अलोंग एक्स एक्सिस अभी रखा हुआ पहले से, तो अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब ये घूमेगा तो ये पॉइंट अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये पॉइंट भी अपने ही सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो क्या करेंगे? रोटेशन कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट कंसीडर नहीं हुआ। अब 2 बचा एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मान लीजिए कि ये वाला वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो ये सेंटर, इसका खुद के अबाउट तो 0 है, लेकिन ये एक्सिस से अब एक डिस्टेंस पे है, तो m इंटू, अब ये वाला डिस्टेंस यूज होगा m इंटू आर स्क्वायर, ये वाला भी m इंटू आर स्क्वायर। तो वाई एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेशन चालू हो गया, बराबर। तो रोटेशनल मोमेंटम जो है यहाँ पर जनरेट हो गया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई तो अपन कंसीडर उसे करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर है तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसीडर हुआ, एक्स एक्सिस के अबाउट कंसीडर नहीं हुआ। अब जेड एक्सिस की बात करेंगे तो जेड मतलब ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस, अब इसके अबाउट ये ऐसा रोटेट हो रहा है, तो इसके अबाउट भी रोटेशन हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितने एक्सिस हुए जिसके अबाउट रोटेशन यहाँ पर कंसीडर करेंगे? 3 में से 2। 3 में से जिस एक्सिस के अलोंग वो रखा हुआ है उसके अबाउट कंसीडर नहीं होगा, लेकिन बचे हुए 2 के अबाउट कंसीडर होगा। तो उस कंडीशंस में जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंसीडर कितना हो जाएगा? 2। तो और वाइब्रेशन तो 2 ही कंसीडर करेंगे, तो जो टोटल हो जाएगा वो 3 + 2 कितना? 5 या फिर 7। 5 या फिर 7 कब कंसीडर करेंगे? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, हाई हो।
तीसरा कंडीशन इसमें होता है ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। तब उसमें पॉली एटॉमिक मतलब उसमें दो प्रकार के कंडीशंस होते हैं, एक होते हैं लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। तो अगर हम ट्राई एटॉमिक में लीनियर की बात करेंगे तो ट्राई एटॉमिक लीनियर, जैसे एग्जांपल में CO2, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसी में 3 मॉलिक्यूल हो गए, एक ही लाइन पे 3 के 3 जो है एटम है ऐसा। तो इसके साथ भी सभी कंडीशंस वही होंगे जो कि डायटोमिक के साथ हो रहा है। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ट्रांसलेशनल अभी भी 3 होंगे। रोटेशन की बात करेंगे तो खुद के अबाउट जिस एक्सिस पे है वहां पर 0, लेकिन बचे हुए 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन इसमें भी होगा। तो पूरा सब कुछ वही होगा जो कि डायटोमिक का होता है। इसी को बार बार ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं कि सेम ट्राइएटॉमिक लीनियर में। अब नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर एग्जांपल में जैसे कि SO3 SO2, ठीक है, PH NH2 या फिर H2O वाटर, ये सब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक। 3 एटम, या अब ये तो 3 के लिए लिखे, लेकिन उसके बाद जितने भी है सब के लिए ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक सब में यही लगेगा, पॉली सब में भी यही लगेगा। अब इसमें तीन जो है पार्टिकल्स कम से कम हो जाएंगे जो कि नॉन लीनियर है, तो अलग अलग जगह पे है। मान लीजिए एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पर है, तो 3 अलग अलग जगह पे है। तो 3 अलग अलग जगह पे है। तो जैसे कि हम अगर एक्सिस से इसे समझाए तो आप देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक मान लो इस एक्सिस पे रख दिए, एक इस एक्सिस पे रख दिए, एक इस एक्सिस पे रख दिए, ऐसा टाइप का मैंने दिखा दिया कि उसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो ट्रांसलेशनल अभी भी 3 होंगे। ये पूरा सेटअप, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा सेटअप एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ जा सकता है और जेड एक्सिस की तरफ जा सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी 3 ही होंगे। अब अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशंस में जब ये एक्स एक्सिस को पकड़ लें तो एक्स एक्सिस पे फिक्स मान लीजिए पकड़ लीजिए, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो घूमेगा, ये वाला अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा, लेकिन बाकी 2 तो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन कंसीडर करेंगे। उसी तरीके से वाई एक्सिस वाले को पकड़ लेंगे तो ये दोनों घूम रहे हैं उसके अबाउट, फिर उसी तरीके से जेड वाले को घूम लेंगे तो पकड़ लेंगे तो ये दोनों घूम रहे हैं, बाकी जो एक्स पे और वाई पे है दोनों जेड के अबाउट घूम रहा है। तो इसमें तीनों कंडीशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा। तो तीनों कंडीशंस में जनरेट होगा, तो इसलिए यहाँ पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। वाइब्रेशन तो हमेशा ही कितना कंसिडर करना है, 2। तो ये टोटल जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो 6 या फिर 8। ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और एक रिलेशंस में पहले आप पढ़े होंगे, CP माइनस CV इक्वल टू होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, और दूसरा एक रिलेशन था गामा की वैल्यू CP बाय CV होता है। इसी को F प्लस 2 बाय क्या कहते हैं, F बराबर, या फिर इसी को 1 प्लस 2 बाय F ऐसा कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये जो गामा की वैल्यू है वो भी अगर आप रिलेट कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 बाय 3, 5 बाय 3, तो 5 बाय 3 मतलब 1.66। इसमें अगर बात करेंगे, अभी मैं उस 7 के हिसाब से इसके हिसाब से यूज नहीं कर रहा हूँ, हाई टेम्परेचर के हिसाब से यूज नहीं कर रहे, इसके हिसाब से कर रहे हैं। तो 5 प्लस 2 मतलब 7 बाय 5, 7 बाय 5 मतलब 1.44, 1.4। और इसमें अगर बात करेंगे तो 6 प्लस 2 8 बाय 6 मतलब 4 बाय 3 मतलब 1.33। इसकी भी जरूरत अपन को पड़ेगी आगे चल करके। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम छोटा सा पॉइंट लिख देंगे, the number of direction in which molecules perform its motion freely, number of direction in which molecules perform its motion freely। अब
अब उसके नीचे ऐसा टाइप का टेबल आप बना दीजिए। किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स मोशन करते रहता है उसे रैंडम मोशन कहते हैं या ब्रेवेनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो कभी ये वर्ड ध्यान रखेंगे, कभी थ्योरी में आ जाए तो रैंडम मोशन का ही नाम है यहाँ पर ब्रेवेनियन मोशन, BRAWANIN, ब्रेवेनियन मोशन। दो और स्पीड होते हैं, एक होता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बताइए। वी एवरेज का मतलब ऐसा, एवरेज निकालना सीधा सीधा, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, बताओ 8RT/m बराबर। और एक होता है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब कंटेनर में रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं उसमें सभी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो जो वेलोसिटी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे इस क्लासरूम में 100 लोग हैं, सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो 100 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है। उस 100 मार्क्स के टेस्ट में 100 बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं उसमें से मान लीजिए कि 60 लोगों ने 80 स्कोर करा, और ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने, हाँ 10 लोगों ने 80 स्कोर करा, ये ठीक है। तो 10 लोगों ने 80 स्कोर करा और 70 लोग जो है वो 60 स्कोर करा, और जो बचे हुए 20 लोग हैं वो 0 स्कोर करा। तो जो मोस्ट प्रोबेबल हुआ मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्पीड कर रहा है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सा, मतलब कौन सा हुआ 70 स्टूडेंट्स, और क्या कर रहा है स्कोर 60। तो मोस्ट प्रोबेबल स्कोर कौन सा हुआ 60। मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो नहीं, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो और इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है अंडर रूट 2RT/m, जानते होंगे आप। तो अगर तीनों के बीच का रिलेशंस देखेंगे VRMS, तो ये है अंडर रूट 3RT/m। तो देखो 3 यहाँ पर 8/π, 8/π बोले तो पाई की वैल्यू 3.14, तो ये 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 2, तो 2 पॉइंट कुछ मान लीजिए 2.5 के आसपास, और ये तो नंबर 2 है। बाकी तो RT/m, RT/m, RTM/m सब जगह है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ RMS, फिर एवरेज, RMS, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल। लिख ली, मोस्ट प्रोबेबल को डिफाइन भी कर लेंगे। इन कंटेनर वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, इन कंटेनर वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उन्होंने ये मोस्ट प्रोबेबल मतलब वेलोसिटी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ उन्होंने बनाया, ऐसा टाइप का ग्राफ बना। तो ज्यादा फ्रैक्शन में जो वेलोसिटी है यही हो गया
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जिस वेलोसिटी को रखता है, ये वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी भी, ये वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल इस वेलोसिटी को रखता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल इस वेलोसिटी को रखता है। तो अलग अलग वेलोसिटी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब ये टॉप पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है ग्राफ के हिसाब से, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये ग्राफ में अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ग्राफ का पीक नीचे हो जाता है और ये थोड़ा सा मतलब फैल जाता है। मतलब अगर उसी में हम बात करें, इसी में दो अलग अलग ग्राफ बना दे, ये टेम्परेचर T1 बोले, ये टेम्परेचर T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये 1 और ये हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो T2 ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए √2RT/m, तो टेम्परेचर ज़्यादा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा। ठीक है, तो लिखने लेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब आप हिंदी में कहीं पर लिख लेना या अपनी भाषा में लिख लेना, जो भी आपको चाइनीज आता हो। टेम्परेचर बढ़ाने से रायता फैल जाता है। ठीक है, मतलब वो पसर जाएगा। हो गया। अब इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब तो आपको आता ही होगा, फिर भी छोटा छोटा बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ ये कहता है, क्या कहता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, बॉयल्स लॉ कौन से मतलब चीजें कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। फिर उसी तरीके से चार्ल्स लॉ, ये इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। इसके लिए है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इससे रिलेटेड ग्राफ वगैरह भी बनते होंगे, ये सब आप पढ़े हैं ना वैसे। ऐसे P वर्सेस V, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें अगर बात करेंगे तो V वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब एक होता है एवोगाड्रो लॉ, वो है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा। तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो गैस नाइट्रोजन का हो, चाहे वो गैस ऑक्सीजन का हो, चाहे वो गैस हाइड्रोजन का हो। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसी को मिला करके इक्वेशन आता है PV = nRT। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में कहीं है बात, लिख भी डालेंगे आप एकदम शॉर्ट में। आता ही है सभी को, लेकिन फिर भी नहीं आए तो कॉपी में कहीं पर ऐसा कोंटा बन रहा होगा तो वहाँ पर आप ये सब बातें लिख डालेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। लिखे क्वेश्चंस, बेसिक छोटे से शुरुआत करते हैं। फाइंड द RMS speed and most probable speed of, find the RMS speed and most probable speed of, 3-4 सवाल लाइन से लिखिए। पहला O2 at 27 डिग्री, दूसरा N2 at 47 डिग्री, तीसरा H2 at 137 डिग्री। एक मैं बनाऊं, जैसे कि मान लीजिए इसका बनाता हूं RMS,
तो फॉर्मूला होता है √3RT/m। 3 की जगह 3 रखेंगे, R की जगह 25/3 रखेंगे, टेम्परेचर की जगह 27 डिग्री है मतलब 300 केल्विन, और मास की जगह मोलर मास। तो मोलर मास जो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो डिवाइड बाय 1000, तो इंटू 1000 ऊपर ऐसा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये 25 इंटू 3, 25 इंटू 30/32 इंटू 10 टू द पावर, तो 100 बाहर आ जाएगा। अब इसे फिफ्टीन बाई 16, ये हो गया 5, 16 का 4, √15 इंटू 100, तो 500/4 इंटू √15 की वैल्यू 3.9 ऐसा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, केजी में क्यों रखते हैं मोलर मास? क्योंकि सब कुछ एसआई यूज कर रहे हैं तो मास को भी एसआई सिस्टम में यूज करना पड़ेगा, और एसआई जो है वो केजी होता है, इसीलिए हमको मोलर मास को केजी में रखना पड़ता है यहाँ पर। प्रॉपरली कैलकुलेशंस करिएगा, कैलकुलेशंस आपको आ जाए, डर ना लगे वक्त आने पे, इसलिए हमने ये सवाल दिए हैं आपको, और इसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए कैलकुलेशंस करेंगे आप, बीच में नहीं छोड़ देंगे। हो गया, ये लिख लिए, आ गया सबको। इसी का एवरेज में यहाँ पर 3 की जगह 2 आ जाएगा बस, सॉरी एवरेज नहीं बोला, क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल। 3 की जगह 2, 25/3, टी की जगह 300 इंटू 1000/32 सर, 5/4 100 रूट के अंदर 10। अच्छा, ये VRMS, वी एवरेज, और इसको ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग ध्यान रखते हैं, VRMS, वी एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, इसको लोग ऐसे भी ध्यान रखते हैं, राम, पता ही होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर को P से बोला डिनोट करने, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को E से बोला डिनोट करने, कैपिटल E से डिनोट करने। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को E से डिनोट करने बोला। तो थोड़ी देर पहले देखे थे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 3/2 PV, इसको बोला E से डिनोट कर दो, 3/2 P पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसे E से बोला डिनोट करने, ठीक है। तो ये वाला वॉल्यूम गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3/2 P, ये हो गया आंसर, E = 3/2 P, ठीक है। नेक्स्ट,
एक सवाल है, कह रहा है कि एट 27 डिग्री 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, आरएमएस स्पीड जो है, डेटा सब लिखा हुआ है तो मैं उसको शब्द में नहीं लिखा रहा हूँ। एट इतना आरएमएस स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, इफ देन कह रहा है आरएमएस स्पीड निकालना है सेम गैस का एट 127 डिग्री एंड 0.05 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला √3RT/m। तो यहाँ पर तो प्रेशर आ नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के हिसाब से आपको रिलेशन निकाल देना। V1/V2 इक्वल टू √T1, 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन और 127 का मतलब 400 केल्विन। तो यहाँ से V2 हो जाएगा कितना, V1/V2 इक्वल टू √3/4। तो 3/4 मतलब √3/2। तो V2 की वैल्यू 2V1/√3। तो पहले 200 था तो 400/√3। ये बात समझ गया ना, फिर से समझाएं। देखिए, अगर आप प्रेशर यूज करेंगे तो प्रेशर बदल रहा है तो वॉल्यूम भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है। तो टेम्परेचर ही सीधा सीधा हम यूज कर लें, क्योंकि टेम्परेचर वाले रिलेशन में प्रेशर का कोई रोल नहीं है। तो टेम्परेचर वाले रिलेशन के हिसाब से हमने बनाए तो सीधा सीधा हो गया। आगे अगला सवाल कह रहे इन ए कंटेनर द गैस एट प्रेशर P, इन ए कंटेनर द गैस एट प्रेशर P, if mass of all the molecule is halved, if mass of all the molecule is halved, mass of all the molecule is halved and their speed is doubled, their speed is doubled, their speed is doubled, then the resultant pressure will be, then the resultant pressure will be, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 PV। कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना। तो कह रहे हैं कि मास को आधा कर दो और वेलोसिटी को डबल कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो मास को आधा कर दो तो m/2, वेलोसिटी को डबल कर दो तो 2v²। तो कितना हो जाएगा ये बताओ। वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 2² 4/2। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब एनर्जी कितना टाइम्स हो गया, 2 गुना। तो एनर्जी 2 गुना हो गया तो प्रेशर को भी कितना होना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो नया वाला कंडीशन क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, वेलोसिटी डबल करेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। अगला सवाल
two container A and B are partly filled with water and closed full stop. The volume of A is twice the volume of B. The volume of A is twice the volume of B. Volume of A is twice the volume of B, and it contain half the amount of water. In B. It contain मतलब A में जो है आधा पानी है B के रिस्पेक्ट में. It contain half the amount of water in B. Full stop. If both are at the same temperature, the water vapor in the container, comma लगा करके, the water vapor in containers will have pressure in the ratio of ऑप्शन लिखेंगे इसका 1:2, दूसरा 2:1, 1:2, 2:1, तीसरा 4:1, फोर्थ 1:1. पहला ऑप्शन 1:2, दूसरा 2:1, तीसरा 4:1 एंड फोर्थ 1:1. आया क्या 1:4 कि 4:1? एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे यही सवाल के नीचे. नहीं आएगा तो 1:4 ही. एक स्टेटमेंट लिखेंगे सवाल के नीचे, ठीक है, वो पता होना जरूरी है आपको. लिखेंगे वेपर प्रेशर only depends on temperature. Vapor pressure only depends on temperature and independent from all other parameters. तब बताओ आंसर 1:1, फोर्थ आंसर. ठीक है, ये नीट में आया हुआ है. नेक्स्ट सवाल. At what temperature oxygen gas escape from earth surface? At what temperature oxygen gas escape from earth? स्केप वेलोसिटी अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसके बराबर कर देना RMS को, तो टेम्परेचर आ जाएगा √3 RT/m = 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड.
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना और टेम्परेचर कैलकुलेट करना। √3 RT/m 11.2 किलोमीटर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे, टी निकालेंगे 11.2 इंटू 11.2 10⁻⁶ इंटू मोलर मास बाय 3 इंटू आर। ऐसा 11.2 इंटू 11.2 10⁻⁶ मोलर मास। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। 32 ग्राम बोले तो 10⁻³ बाय 3, आर की वैल्यू 25/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये 32/25 इंटू 10⁻³ 5 160। बराबर। नेक्स्ट सवाल, a gaseous mixture contains 2 moles oxygen, 2 moles oxygen, gaseous mixture contains 2 moles oxygen, 6 mole nitrogen, 6 mole nitrogen and gaseous mixture contains 2 mole oxygen, 6 mole nitrogen and 5 mole argon, argon at temperature capital T, at temperature capital T. Neglect all vibrational mode, neglect all vibrational mode, neglect all vibrational mode. Find total internal energy of the system. Find total internal energy of the system. Total internal energy of the system. टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल पाए आप? कंटेन्स 2 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो डायटोमिक गैस, 6 मोल N2 एंड और कितना मोल? 5 मोल ना, 5 मोल आर्गन, ये मोनोएटोमिक गैस। हाँ, तो काइनेटिक इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2RT, बराबर। तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो ये तो 1 मोल के लिए ना F/2RT, यहाँ पर 2 मोल है तो 2 टाइम्स ऑफ, अब F कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशन को बोला कंसीडर नहीं करना, तो कितना जगह 5, डायटोमिक है तो 5/2RT, हो गया 5RT। इसकी बात करेंगे तो 6 मोल, तो 6 टाइम्स ऑफ, फिर डिग्री डायटोमिक है तो सेम 5/2RT, तो ये कितना हो जाएगा? 3 15 15RT। और इसकी बात करेंगे तो ये मोनोएटोमिक है, तो मोनोएटोमिक में नंबर ऑफ मोल्स 5 और ये कितना हो जाएगा? 3/2RT, तो 15/2 7.5RT। तो टोटल कितना हो गया? 20
7.5 RT इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट सवाल, for the hydrogen gas, Cp minus Cv equal to A, Cp minus Cv equal to A, and for oxygen gas, अच्छे से लिखना है सवाल को, इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑक्सीजन गैस Cp minus Cv equal to B, so the relation between A and B, ऑप्शन है A equal to 16B, दूसरा ऑप्शन है B equal to 16A, तीसरा ऑप्शन है A equal to 4B, एंड फोर्थ ऑप्शन है A equal to B। अब देखो इसमें, इसी में दूसरा सवाल भी है। देखो इसके आंसर्स अलग अलग होंगे। अगर इतना ही डेटा दिया हुआ है तो आपको इस बात को गौर करके देखना है कि जो ये दिया हुआ कैपिटल सी या स्मॉल सी, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि कैपिटल सी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में ये दोनों सेम ही हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू आर होता है ना, इक्वल टू आर। आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ये भी आर है और ये भी आर है, गैस कांस्टेंट है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन सब के लिए सेम होता है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी। लेकिन इसी सवाल में अगर ऐसा देता फॉर हाइड्रोजन Cp minus Cv equal to A and oxygen Cp minus Cv equal to B, और ये आपको दिखा रहता है स्मॉल के टर्म में सवाल के अंदर, उस पर ध्यान रखना। जो C है वो स्मॉल के टर्म में, तो ये हो जाता है R बाय M, R बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर मास और हाइड्रोजन गैस के लिए क्या यूज होगा 2, तो R बाय 2, और ये क्या यूज होगा ऑक्सीजन के लिए 32, तो R बाय 32, तो A इक्वल टू R बाय 2 और B इक्वल टू R बाय 32। इसका मतलब हुआ A के जगह पे R बाय 2 और B की जगह पे R बाय 32, तो डिवाइड करेंगे दोनों को, तो A बाय B, और इस साइड में ये R कैंसिल हो, 32 ऊपर चला जाएगा, 16 हो गया, A इक्वल टू 16B, ये हो गया आंसर, ठीक है। या फिर इसी सवाल के अंदर देखो, आपको क्या नोटिस करना है, ये दोनों सवाल अलग अलग जगह मिलेगा आपको। एक बार आपको आंसर कहीं पर ये दिखेगा और कहीं पर ये दिखेगा, तो गौर से सवाल देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। नहीं गौर से देखेंगे तो आपको दोनों सवाल सेम ही लगेगा, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग लगेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो सी देखते हैं, उसका साइज देखेंगे। अगर वो बड़ा है तो आंसर ए इक्वल टू बी हुआ, अगर वो छोटा है तो आंसर ऐसा हो गया। या फिर क्वेश्चंस में वर्ड के टर्म में लिख दिया जाए कि जो ये जो है सी जो है वो स्पेसिफिक, यहाँ पर अगर ऐसा दिया रहेगा स्मॉल, या फिर उसके बारे में दिया रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस का इंफॉर्मेशन है, तो ऐसा। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी के बड़ा हो, या तो बड़ा हो या फिर सवाल में हो दिया हो मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस,
तो इस हिसाब से सोचेंगे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्मॉल करेगा तो इस हिसाब से सोचेंगे, बराबर। दोनों को अगला सवाल अभी तो ऐसा पूछा जा चुका है, आगे ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन स्पेसिफिक हीट में दे दे, दूसरा रिलेशन मोलर हीट में दे दे, ठीक है। इसी में जो सवाल हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इक्वल टू A है, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस Cv इक्वल टू B है, देन तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल सी के टर्म में जो रिलेशन है वो R बाय एम हो जाएगा, R बाय एम, तो R बाय 2, और कैपिटल सी के रिलेशन में जो है वो R, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, R की जगह B रिलेशन, तो A इक्वल टू B बाय 2। तो तीसरा कंडीशन आ सकता है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। एक दे दे स्पेसिफिक हीट के टर्म में, दूसरा दे दे मोलर हीट के टर्म में, और फिर रिलेशन पूछ ले। तो आप ये तीनों सवाल को सिस्टमेटिकली आप अच्छे से लिखेंगे, एकदम अच्छे से, कचरा मत करना। लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, अगला सवाल। Four molecules have a speed 1 meter per second, 2 meter per second, four F-O-U-R, 4 molecules have a speed 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, and 4 meter per second. 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, and 4 meter per second, and 4 meter per second. Then find its average speed and RMS speed. Then find its average speed and RMS speed. एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड, ऐसे टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब एवरेज बोलेंगे तो एवरेज का मतलब सबका सम, 1 + 2 + 3 + 4 बाय नंबर, 4 3 2, 10 बाय 4 2.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर आरएमएस की बात करेंगे तो √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय नंबर, तो यह हो जाएगा 1 + 4 + 9 + 16 बाय 4, 30 बाय 4, √7.5। तो ये हो जाएगा कितना, 2.9, 2.3 से थोड़ा बड़ा, 2.35 मीटर पर सेकेंड। नहीं सॉरी, 729 27 का होता ना, हाँ 2.75 ऐसा। सेवन 5 से बड़ा होगा, 7.8 वगैरह, 7.8 2.78 ऐसा। अगला सवाल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब 0 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी 0 होता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जीरो होता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 0 एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ये ए गैस है, ये बी गैस है। इसके स्लोप के बारे में m लिखा हो, इसका स्लोप के बारे में 3m लिखा हो। टू डिफरेंट, नहीं मास दिया हुआ, m और 3m मास है। लिख लेना सवाल, टू डिफरेंट
masses m and 3m, two different masses m and 3m of an ideal gas, two different masses m and 3m of an ideal gas heated separately in a vessel of constant volume, find the ratio of slope of curve B to A. Find the ratio of slope of curve B to A. ऐसा ग्राफ नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला 3:1, दूसरा ऑप्शन 1:3, तीसरा ऑप्शन 9:1 एंड फोर्थ ऑप्शन 1:9। आगे तो रिलेशन तो यही लगेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन था, पी इक्वल टू एन आर बाय वी इंटू टी। ये हो गया स्लोप, एन आर बाय वी। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास बाय मोलर मास। तो दोनों तो सेम ही गैस है, आइडियल गैस कह रहा है कि एम एंड 3m ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब जो मास है वो सेम होगा, ये सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, ये तो कांस्टेंट ही होता है। तो मास का जो रेशियो होगा वही स्लोप का रेशियो होगा। तो स्लोप ऑफ बी बाय स्लोप ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3/1। फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, ऐसा ग्राफ बना के दिया हुआ है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का आइडियल गैस के लिए। P1, P2, P3। अब देखो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो एन आर बाई पी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो गया स्लोप, तो जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, प्रेशर। तो जिसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है उसका प्रेशर कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है उसका प्रेशर कम होगा। तो स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है, P1 का, उस तो सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P1 का। उसके बाद स्लोप किसका दिख रहा है, P2 का, और सबसे कम स्लोप P3 का, इसलिए प्रेशर सबसे ज्यादा P1। ऐसा रिलेशन है, ठीक है। बाकी तो आप बना ही लोगे, सब काम करके, ठीक है। फिर कल करते हैं।